Hello everyone. Today we will start next topic, the production of chronicles. इतिवृत्तों की रचना। इतिवृत्तों के बारे में हमने बात की थी कि इतिवृत्त क्या है, जो मुग़ल टाइम पीरियड में जैसे किसी राजा द्वारा लिखवाए गए अपने बारे में जो भी चीज़ें जो क्रोनोलॉजी में लिखी गई थी, निरंतर लगातार और क्रमानुसार लिखी गई थी, उन बुकों को हम इतिवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट, Chronicles are an important source for studying the मुग़ल एम्पायर। जो क्रॉनिकल्स हैं, जो इतिवृत्त हैं, उस टाइम पीरियड में जो बुक्स लिखी गई हैं वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत हैं। किस चीज़ के लिए? मुग़ल एम्पायर के बारे में स्टडी करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए। मुग़ल एम्पायर, जो मुग़ल साम्राज्य का अध्ययन, और मुग़ल जो दरबार था, मुग़ल कोर्ट्स, उनके बारे में जानकारी का ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट है, द ऑथर्स ऑफ मुग़ल क्रॉनिकल्स वर कोर्टियर, यानी कि जो मुग़ल इसके क्रॉनिकल्स के जो ऑथर होते थे, जो राइटर, ठीक है, जो लेखक होते थे, वो कौन होते थे? कोर्टियर, यानी कि जो दरबारी होते थे वही इनके बारे में लिखते थे। ठीक है, जैसे दरबार में कोई भी अच्छा लेखक है, राइटर है, उसको राजा ने ये काम सौंप दिया, उसको ये काम दे दिया कि आप मेरा जो टाइम पीरियड है, चाहे वो टाइम पीरियड कितना भी लंबा होता है, आप देखोगे ये जो क्रॉनिकल्स, एक बात है, इनमें जो क्रॉनिकल्स लिखे गए हैं ये इतने छोटे टाइम के नहीं है कि ये 1 साल या 2 साल को, इनको लिखने के 20-30 साल जितने टाइम तक राजा रह रहा है वो पूरा विवरण उसमें आता है। ठीक है, जैसे हो सकता है कि पहले कोई एक राइटर उसको लिख रहा है, उसकी डेथ के बाद में दूसरे राइटर को वो काम दे दिया जाए कि आप लिखोगे। जैसे हम इसकी जो अकबरनामा हम पढ़ेंगे आगे अकबरनामा के बारे में, तो अकबरनामा की बात की जाए तो उसमें अकबर के शासन के 30 सालों का उसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑथर होते थे दरबारी, वो ही इसके राइटर होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, और दूसरा है जो ये राइटर थे, ऑथर थे इनके, ये किन चीज़ों के बारे में लिखेंगे? जब हम किसी चीज़ को अपने बारे में लिखवा रहे हैं तो जायज़ सी बात है कि वो किसके बारे में लिखेंगे, जहाँ हमारा मेन रोल हो उन चीज़ों के बारे में। तो क्या है, फोकस्ड ऑन इवेंट्स सेंटर्ड ऑन द रूलर्स, कि जो राजा, जिसमें राजा के केंद्रित जो घटनाएं होती थी, जिनमें राजा होते थे, इस फैमिली, उनका जो परिवार होता था, या फिर दरबार के बारे में, ठीक है, या फिर जो युद्ध होते थे, ठीक है, नोबल्स और जो अभिजात लोग थे युद्ध करते थे उनके बारे में, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, ठीक है, जो प्रशासन का जो व्यवस्था की जाती थी, उन सब चीज़ों को लेकर ये क्रॉनिकल्स लिखे जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जैसे आप देखोगे 1-2 एग्जाम्पल, लाइक अकबरनामा, शाहजहाँनामा, आलमगीरनामा। तो ये क्या है, किन चीज़ों के बारे में? ये जैसे अकबरनामा, तो ये अकबर के नाम बारे में है। ठीक है, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ अकबर, शाहजहाँ और औरंगजेब। आलमगीरनामा आप देखोगे, आलमगीरनामा क्या है, ये औरंगजेब का एक टाइटल है। ठीक है, औरंगजेब ने एक टाइटल लिया था आलमगीर नाम से, तो उसी की जो स्टोरी है वो आलमगीरनामा से लिखी गई है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम तुर्किश टू पर्शियन, तुर्की से फारसी की ओर। जैसे हमने बात की थी फर्स्ट पार्ट में कि जो बाबर था, जो बाहर से आए थे, उनकी लैंग्वेज कौन सी थी? तुर्की लैंग्वेज थी, उनकी तुर्की लैंग्वेज थी, और बाद में इसको चेंज करके फ़ारसी बना दिया गया था। तो कैसे इसको फ़ारसी बनाया उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, मुगल्स कोर्ट क्रॉनिकल्स वर रिटन इन पर्शियन, जो मुग़ल कोर्ट के, मुग़ल दरबार के जो इतिवृत्त हैं, जो मुग़ल साम्राज्य में लिखे गए थे जो बुक्स, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? पर्शियन। अच्छा, एक इसमें बात है, जैसे कभी भी ये क्वेश्चन आता है कि मुग़ल एम्पायर की लैंग्वेज कौन सी थी, या फिर प्रशासन की भाषा कौन सी थी, तो वहाँ पे हमेशा इसका पर्शियन का नाम आता है फ़ारसी का। ठीक है, पर्शियन फ़ारसी का नाम आता है। तुर्की का नाम क्यों नहीं आता? क्योंकि तुर्की काफ़ी कम टाइम के लिए इनकी भाषा रही थी। जैसे आप देख सकते हो बाबर का जो टाइम पीरियड था 1526 से 30 तक, और उसके बाद हुमायूं के टाइम पीरियड में रही, तो हुमायूं का भी हम टोटल 10 या 11 सालों का लगा सकते हैं। तो मतलब तुर्की जो भाषा थी वो बस 10-15 सालों के लिए ही भाषा रही थी। उसके बाद का जो पूरा टाइम पीरियड है वो पर्शियन लैंग्वेज का रहा है। तो हम इसकी जो प्रशासन की जो भाषा है उसको फ़ारसी ही लिखेंगे, पर्शियन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि मुग़ल दरबार के जो क्रॉनिकल्स लिखे गए वो फ़ारसी भाषा या पर्शियन में लिखे गए। ठीक है, एज द मुग़ल वर चंगताई तुर्क्स बाई ओरिजिन, कि जो मुग़ल थे वो मूल रूप से कौन थे? चंगताई तुर्क। ठीक है, चंगताई तुर्क थे। हमने पहले भी बात की थी कि माता की ओर से चंगेज़ खान की तरफ से थे और पिता की तरफ से तैमूर के वंशज मानते थे। तो मुग़ल मूल रूप से कौन से वंश के थे? चंगताई तुर्क। चंगताई तुर्क के बारे में आप देखोगे, जैसे हमने पढ़ा एक मंगोल एम्पायर के बारे में बात की थी, तो मंगोल जो शासक थे चंगेज़ खान के 4 बेटे हुए हैं। सबसे फर्स्ट की बात करें
तो जोची, सेकंड है चंगताई और थर्ड ओगोदेई और लास्ट है फोर्थ जो सबसे छोटे बेटे थे वो है तुल्लई। तो सेकंड जो बेटे थे चंगताई, ठीक है, उनके नाम पे ही ये चंगताई, ठीक है। तो चंगताई के जो वंशज थे उनको ही चंगताई तुर्क कहा गया है। और मुगल जो लोग थे वो कहाँ से रिलेट थे, इसी से, चंगताई तुर्क से, चंगताई तुर्क से ही रिलेट थे, ठीक है। और इसी कारण चंगताई तुर्क होने के कारण इनकी मदर टंग कौन सी थी, तुर्की, ठीक है। इनकी मदर टंग कौन सी थी, मातृभाषा जो थी वो उनकी तुर्की थी। और बाबर ने, जब बाबर इंडिया में आए थे तो उनके बाद उन्होंने जो भी अपनी पोइट्री की, जो भी मतलब की रचनाएं की, वो कौन सी लैंग्वेज में की, तुर्की लैंग्वेज, ठीक है। बाबर रोट पोइट्री एंड हिज मेमोरीज इन दिस लैंग्वेज। और बाबर ने अपनी सारी जो पोइट्री, आपने जो कुछ संस्मरण लिखे अपने, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे, तुर्की लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट है अकबर सेट आउट मेक पर्सियन द लीडिंग लैंग्वेज ऑफ मुगल कोर्ट। और अकबर ने मुगल कोर्ट, मुगल दरबार की जो लीडिंग लैंग्वेज थी या प्रमुख जो भाषा थी वो कौन सी बनाई, पर्सियन या फारसी भाषा को बनाया। यानी यहाँ पे चेंज कर दिया अकबर ने, बाबर के टाइम तक तुर्की थी और अकबर ने इसको चेंज कर दिया फारसी, अकबर ने फारसी भाषा को अपना लिया। नेक्स्ट है इसमें पर्सियन वाज एलिवेटेड टू ए लैंग्वेज ऑफ एम्पायर, कि जब अकबर ने फारसी भाषा को, पर्सियन लैंग्वेज को एक लीडिंग लैंग्वेज बना दिया, मेन लैंग्वेज बना दिया, तो पर्सियन को क्या किया गया, जो मुग़ल एम्पायर की जो बाकी लैंग्वेज थी उससे ऊंचा उठाया गया, एक अलग से इसको स्थान दिया गया फारसी लैंग्वेज को, ठीक है। नेक्स्ट है पावर एंड प्रेस्टीज वर गिवन टू दोज हु हैड ए कमांड ऑफ इट, कि पावर, शक्ति और प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज प्रतिष्ठा किन लोगों को दी गई, जिनकी इस लैंग्वेज पे कमांड थी और जिनको ये लैंग्वेज अच्छे से बोलनी आती थी, उन लैंग्वेज को पावर और प्रतिष्ठा यानी ऊंची ऊंची जो पोस्ट थी वो इन लोगों को दी गई जिनको ये पर्सियन लैंग्वेज अच्छे से, फारसी लैंग्वेज अच्छे से बोलनी आती थी। दूसरा इसमें देखने वाली बात यह है कि अकबर ने इस लैंग्वेज को क्यों एक लीडिंग लैंग्वेज बनाया, क्योंकि अकबर के टाइम पे जो ईरानी, बोल सकते हैं ईरानी या फिर तुरानी लोग जो बाहर से आए हुए थे, वो बड़े बड़े पद प्राप्त करने के लिए, कि उनको ऊंची पोस्ट दी जाए, उन पदों को प्राप्त करने के लिए उसने जो राजा हैं या फिर जो बादशाह हैं उनको ये कहा कि वो इस लैंग्वेज को अडॉप्ट कर ले, इस लैंग्वेज को स्वीकार कर ले। तो उसके बाद में जब बाबर ने इस पे विचार विमर्श करके इस लैंग्वेज को मेन लैंग्वेज बनाया या एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज भी इसको बनाया, तो उसके बाद में इन लोगों को, जिनको ये लैंग्वेज आती थी, यहाँ के लोगों को ये कम आती थी लैंग्वेज, तो इन लोगों को बड़ी बड़ी पोस्ट दी गई, ठीक है। उसके बाद में लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सियन को प्रशासन की भाषा बना दी गई, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की भाषा बना दी गई। तो जब इसको फारसी को, पर्सियन को प्रशासन की भाषा बना दी गई, तो उसके बाद जितने भी अधिकारी, कर्मचारी, जो भी क्लर्क थे, जो मुग़ल कोर्ट में काम कर रहे थे, उन सब ने इस लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 16th and 17th century came from many different religions of the subcontinents and spoke other Indian language, कि 16 और 17 सेंचुरी में, 16वीं और 17वीं शताब्दी में आके जो अदर कंट्री से, जो बाहर के देशों में मतलब कि बहुत सारे जो अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पे आए, कहाँ पे, भारतीय उपमहाद्वीप में, सब कॉन्टिनेंट्स में जो लोग आए वो क्या करते थे, वो पर्सियन तो लैंग्वेज बोलते थे, साथ में स्पोक अदर इंडियन लैंग्वेज, कि वो बाकी भी जो भारतीय भाषाएं थे उनको भी बोलते थे। भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गई, तो इन भाषाओं को भी ये लोग बोलते थे जो बाहर से आए। ईरानी और जो तुरानी थे उनको सिर्फ फारसी भाषा आती थी, पर्सियन लैंग्वेज आती थी, लेकिन जो दूसरे देशों से, दूसरे धर्मों के जो लोग आए थे उनको बाकी भाषाएँ भी आती थी, जो इंडियन लैंग्वेज थी वो भी आती थी। और जब आप देखोगे एक ये यहाँ की प्रशासन की भाषा हो गई, दूसरे ऐसे लोग भी हैं जिनको फारसी भी आती है और दूसरी लैंग्वेज भी आती है, तो उन्होंने क्या किया कि उन लैंग्वेज को मिलाना स्टार्ट कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट, पर्सियन टू बिकेम इंडियनिस्ट बाई एब्जॉर्बिंग लोकल इडियम्स, कि जो पर्सियन थी, जो फारसी भाषा थी, उसका भारतीयकरण हो गया, ठीक है। भारतीयकरण कैसे हुआ कि उसने जो लोकल इडियम्स थे, जो मुहावरे थे, ठीक है, जो मुहावरे थे या अदर जो आप बोल सकते हो और भी टर्म ऐसे हैं, उनको क्या किया, एब्जॉर्ब यानी उनको अवशोषित करना स्टार्ट कर दिया, उनको ग्रहण करना
स्टार्ट कर दिया तो इससे क्या हुआ कि पर्शियन का भी भारतीयकरण हो गया, यानी पर्शियन अब पूरे तरीके से पर्शियन यानी फारसी ना रख के उसमें अदर लैंग्वेज के भी वर्ड थे वो मिक्सअप हो गया इनका, ठीक है, और इसी कारण इसका भारतीयकरण हो गया। अभी जो भारतीय लोग थे, इंडिया के जो लोग थे, उनको भी ये अच्छे से समझ में आने लगी, ठीक है। और इनका फारसी का दूसरी लैंग्वेज के साथ मिलने से एक नई लैंग्वेज बनी, कौन सी? उर्दू। ए न्यू लैंग्वेज उर्दू स्प्रैंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पर्शियन विद हिंदवी, कि पर्शियन जो फारसी भाषा है उसका हिंदवी के साथ में संपर्क, इंटरेक्शन, संपर्क। हिंदवी कौन सी? जो यहाँ इंडिया में बोली जा रही थी, हिंदवी आप लगा सकते हो, जिसमें हिंदी और अदर लैंग्वेज का मिक्सअप था। ये भी जैसे हिंदी के साथ में उर्दू या संस्कृत, ऐसी जो भाषाएं थी थोड़ा थोड़ा मिक्स करके बनी हुई थी हिंदवी, ठीक है, खड़ी बोली। तो इसका पर्शियन का, फारसी का और हिंदवी का जो इंटरेक्शन हुआ, संपर्क हुआ, उसके बाद में एक नई लैंग्वेज उर्दू का जन्म हुआ, उर्दू लैंग्वेज सामने आई, ठीक है। नेक्स्ट है द अकबरनामा वर रिटन इन पर्शियन, और अकबरनामा है वो पर्शियन फारसी लैंग्वेज में लिखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स में कि अकबरनामा, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो अकबरनामा और बाबरनामा में पूछे जाते हैं, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। बाबरनामा कौन सी में लिखी गई थी? तुर्की लैंग्वेज में लिखी गई थी, और अकबरनामा पर्शियन लैंग्वेज, फारसी लैंग्वेज में लिखी गई थी। लेकिन अकबर के टाइम पीरियड में आकर अकबर ने बहुत सारे ऐसे जो एंशिएंट टेक्स्ट थे इनके एम्पायर के, तो उनको ट्रांसलेट करवा दिया था, किसमें? पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। तो अकबरनामा पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। बाबरनामा वर ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तुर्किश इनटू द पर्शियन, कि बाबरनामा जो पहले तुर्की लैंग्वेज में थी उसको ट्रांसलेट करवा दिया फारसी लैंग्वेज में। और इसके अलावा अकबर ने बहुत सारे और भी ऐसे ग्रंथ रहे हैं जिनको अनुवाद करवा दिया उनका दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है। द महाभारत एंड द रामायण वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, जो महाभारत हमारे जो होली बुक्स हैं, हमारी पवित्र ग्रंथ हैं महाभारत और रामायण, इनको भी, ये पहले कौन सी में थे? संस्कृत में, ठीक है, ये तुर्की में नहीं थे, ये संस्कृत लैंग्वेज में थे। इनको भी ट्रांसलेट करवाया पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा दिया। और जो महाभारत जब उसको पर्शियन फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया तो उसको क्या नाम दिया गया? रमजमनामा, ठीक है, रमजमनामा। और इसको बुक्स ऑफ वार भी कहा गया है, युद्धों की पुस्तक, ठीक है। तो ये है मुग़ल पीरियड में जो आप देखोगे, अकबर के टाइम पीरियड में जो पर्शियन लैंग्वेज का, तुर्की का पर्शियन की ओर इसका विस्तार हुआ था। नेक्स्ट है हमारा द मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपियों की रचना। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? पांडुलिपियाँ, जो हाथ से लिखी चीज़ें होती हैं उनको हम पांडुलिपि या मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। तो जो मुग़ल एम्पायर में, मुग़ल कोर्ट्स में जितने भी हमारे टेक्स्ट लिखे गए वो हाथ से लिखे थे, और किस तरीके से उनको लिखा गया ये हम देखेंगे, ठीक है। ऑल बुक इन मुग़ल इंडिया वर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कि मुग़ल इंडिया जो मुग़ल कालीन जो भारत था उसमें जितनी भी बुक्स आपकी लिखी गई वो कौन सी थी? मैन्यूस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि थी। देवर हैंड रिटन, कि वो जो सभी थी वो हस्तलिखित थी, हाथ से लिखी हुई चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। उस टाइम में आप देखोगे इंडिया में तो प्रिंटिंग प्रेस आई नहीं थी। जो टाइम पीरियड हम पढ़ रहे हैं ये हम 17th सेंचुरी का टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड में यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था उस टाइम पे, लेकिन वो सब इंडिया में नहीं आई थी। तो इंडिया में जितनी भी ग्रंथ, जो बुकें लिखी गई वो हाथ से लिखी थी, हैंड रिटन थी, इसीलिए उनको मैन्यूस्क्रिप्ट या पांडुलिपि कहा गया है, ठीक है। द सेंटर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोडक्शन वाज द इम्पीरियल किताब खाना, कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट, जो पांडुलिपियाँ लिखी गई, जो किताबें लिखी गई, एक तरीके से जो किताबें लिखी गई वो कहाँ पे लिखी गई? इम्पीरियल किताब खाना, एक शाही किताब खाना इस टाइम पे बनाया गया था, अकबर के टाइम पे ये बनाया था। इस किताब खाने में ये बुकें या फिर जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी, जो पांडुलिपियाँ थी, इनको हाथ से लिखा जाता था। इनका केंद्र, इनके उत्पादन का केंद्र जहाँ इनको लिखा जाता था। किताब खाना आप एक लाइब्रेरी के रूप में उसको ले सकते हैं, एक लाइब्रेरी जैसा होता है, ठीक है। इट वाज ए, जैसे इसमें आप देख सकते हो ये एक मुग़ल किताब खाना दिखाया गया है। यहाँ पे हर लोग अपने अपने जैसे अलग अलग काम कर रहे हैं। कुछ जैसे बुक बाइंडर हैं वो बुक को बाइंड कर रहे हैं, लिखने वाले हैं सुलेखन विश वो लिखने का काम कर रहे हैं। कुछ जैसे सोने को पिघलाकर जो डिज़ाइन बनाए गए थे बुकों के पेज में, उनमें सोना डाल रहे हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग काम यहाँ पे करते थे और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे किताबों को लिखा जाता था। दूसरा आगे आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर इन पेजों को बनाया गया है, कि एक साइड में लिखा गया है और चारों तरफ उनके डिज़ाइन बनाए गए हैं, वहाँ पे सोना डाला गया है। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग इन पेज में बनाए गए हैं।
ठीक है। लिपि घर, इसको स्क्रिप्टोरियम कहा गया है, लिपि घर, जहाँ पे बहुत सारी जो पांडुलिपियाँ थी या फिर जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वहाँ पे रखी गई थी, ठीक है। ए प्लेस वेयर द इम्पीरियर कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, कि जहाँ पे एक ऐसा स्थान जहाँ पे रखी गई थी राजाओं का जो कलेक्शन था, जो जितनी भी उनके पास जो बुकें थी उन्होंने पहले लिखवाई थी या फिर जो अब लिखवा रहे हैं, वो सब उनका कलेक्शन, जो पांडुलिपि थी उनका कलेक्शन यहाँ पे रखा गया था, ठीक है। एंड न्यू मैन्युस्क्रिप्ट्स वर प्रोड्यूस, और जो नई पांडुलिपियाँ थी, जो नई मैन्युस्क्रिप्ट थी, उनको भी यहाँ पे प्रोड्यूस, उनका उत्पादन यहाँ पे किया जाता था, उनको यहाँ पे लिखा जाता, ठीक है। दूसरा आप देखोगे ये जो किताब खाना था या जो ये लाइब्रेरी थी, यहाँ पे हर लोग अपने काम करने वाले थे, यानी अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग वर्कर या क्लर्क यहाँ पे होते थे। जैसे इसमें पेपर मेकर, ठीक है, जो कागज़ बनाने वाले थे, पेज जो लोग बनाते थे, कैलीग्राफर जो सुलेख होते थे, सुलेखनविश, ठीक है, सुलेखक जो होते थे, जो बहुत अच्छा लिखते थे, जो उन किताबों को लिखा करते थे, ठीक है। ग्लिडर टू एल्यूमिनेट द पेजेस, जो आप कह सकते हो जो पेज को चमकाने वाले जो होते थे उन लोगों को, ठीक है, पेजों पर जैसे कि जो नक्काशी जो की जाती थी उन पे जो आप देखोगे डिजाइन जो उनको पेजों को खरीद के बनाया जाता था, उसमें जैसे कोई भी मेटल को उस पर डालना, जैसे सोना को पिघला के उसमें डाला जाता था, तो वो लोग यहाँ पे होते थे, ठीक है। पेंटर्स होते थे, पेंटिंग करने वाले, चित्र बनाने वाले होते थे, ठीक है। बुक बाइंडर, जो बुक के जो पृष्ठ बनने के बाद में इकट्ठा करके उसको बाइंड किया जाता था। तो इन लोगों का अपना अपना काम होता था और ये यहाँ पे अपना अपना काम करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग वाज कंसिडर्ड ए स्किल ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, कि जो कैलीग्राफी है, सुलेख की जो कला है, सुंदर लिखने की जो कला है, आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग, ठीक है, मतलब कि हाथ से लिखने की जो एक कला है सुलेखन, वो एक बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण कौशल, एक इम्पोर्टेंट स्किल उसको माना गया था कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जो कैलीग्राफर होते थे, आप देखोगे जितनी भी बुक्स जो लिखी गई उनमें जो कैलीग्राफर सुलेखन यानी उन बुकों को जो अपने हाथ से लिखते थे उनको कुछ टाइटल या उनको अवार्ड हमेशा दिए जाते रहे हैं, जबकि जो बाकी लोग थे जैसे पेपर मेकर हो गए, ठीक है, बुक बाइंडर, पेंटर, इन लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई और ना ही इन लोगों के कहीं भी नाम हमें देखने को मिलते हैं। नाम आते हैं तो इनके कैलीग्राफर, जो उस टाइम में जो लेखक थे, सुलेखक थे, जो अच्छा लिखते थे, उन लोगों को ही टाइटल वगैरह दिए जाते थे, ठीक है। अकबर्स फेवरेट वाज नस्तलिक, कि अकबर की जो फेवरेट लिपि थी, जो उनकी पसंदीदा लिपि थी, वो थी नस्तलिक, ठीक है। नस्तलिक लिपि जी थी उनकी फेवरेट थी। इसको लिखा कैसे जाता था, इस लिपि को, इसको एक कलम से लिखा जाता था। कैसी कलम, 5 to 10 mm की एक आप देखोगे कलम होती थी लकड़ी की ऐसे, और उसको कार्बन इंक जो शाही होती थी उसमें डुबोकर लिखा जाता था। जैसे नॉर्मली आज भी हम इंक का यूज किया जाता है पेन वगैरह में, तो उस समय ये लकड़ी की बनी होती थी और इंक में डुबोकर इसको लिखा जाता था। और इसकी जो नोक होती थी उस पर आगे एक कट लगा दिया जाता था, जिससे क्या है कि वो अच्छे से जो शाही है, जो इंक है, उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसको सोख सके, ठीक है। तो ऐसे इसको लिखा जाता था, ठीक है। दूसरा इसमें है जो कैलीग्राफर थे उनको जो टाइटल्स और अवार्ड दिए गए थे उनके बारे में थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि 2 टाइटल यहाँ पे काफ़ी फेमस है, जिनके बारे में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे काफ़ी बनते हैं। एक है जरीन कलम। जरीन कलम, इसका मीनिंग है सोने की कलम, ठीक है। ये टाइटल दिया गया था मोहम्मद हुसैन को, ये कश्मीर के थे मोहम्मद हुसैन, और इन्होंने ही नस्तलिक लिपि को लिखा था। देखने में ये जो लिपि होती है बहुत ही इसकी सुंदर लिखावट में होती है, ठीक है। दूसरा है शीरी कलम। शीरी कलम का टाइटल अब्दुल समद को दिया गया था, अब्दुल समद को दिया गया था। तो ये है अकबर के टाइम पीरियड में या जो मुग़ल टाइम पीरियड में किस तरीके से जो पांडुलिपियाँ थी उनको लिखा गया था, और जो इतिवृत्त थी उनकी किस तरीके से इनकी रचनाएँ हुई हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।